को आप प्लाज्मोलिमा भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा आप इसको सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। जो सरफेस लिपिड मिलकर बनता है फॉस्फेट से और साथ फैटी एसिड से। सिर्फ हेड में क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा और टेल में फैटी एसिड होगा। फिर हम आ जाते हैं एक्सोसाइटोसिस में। तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल जो है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं बच्चे हम एमटी कैट सीरीज में नया टॉपिक दैट वाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल वॉल को। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड हर कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चे आपके पास क्या होती है, प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। प्रोटेक्टिव शील्ड आपके पास कैसे होती है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। तो एनिमल सेल में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन, जबकि अगर प्लांट्स की बात करें तो वहां पे सेल वॉल ऑलरेडी मौजूद होती है जो कि प्रोटेक्शन और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम अदर नेम पे आ जाएं तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मोलिमा भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसके अलावा इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है, आपने सेल वॉल में पढ़ा था कि सेल वॉल परमिएबल होती है। परमिएबल मीन्स टू से हर चीज को अलाउ कर सकती है, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली से हम क्या लेंगे कि चीजों को सिलेक्ट करके वो मूव करती है अंदर और बाहर। जो चीजें सेल को जरूरी है वो सेल के अंदर आएंगी और जो चीजें सेल को जरूरी नहीं है वो सेल से बाहर जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, हर चीज को अलाउ नहीं करती, बल्कि कुछ चीजें जो सेल को जरूरी है वो अंदर आती है और जो चीजें सेल को जरूरी नहीं है वो अंदर नहीं आ सकती। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर इसकी प्रेजेंस को डिस्कस किया जाए तो ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल की, जबकि अगर प्लांट्स की बात की जाए तो ये इनर टू प्रेजेंट होती है सेल वॉल के। सेल वॉल का मैंने बताया था कि सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट्स में, तो प्लांट्स में आउटर मोस्ट लेयर के नीचे जो प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। जबकि एनिमल्स में कोई सेल वॉल वाला कंसेप्ट नहीं है, तो एनिमल्स में जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूकैरियोट्स आपके पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो में बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझें कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लाइक बैक्टीरिया आपके पास हो गया, और मल्टीसेलुलर जो एडवांस होते हैं या जो भी आपके पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर हम थिकनेस की बात करें तो 7 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है। अगर अंगस्टन में इसकी वैल्यू को मेजर करें तो 75 टू 111 इसकी वैल्यू होती है, इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। अगर 1 अंगस्टन को देखा जाए तो वो क्या होता है, 0.1 नैनोमीटर। अब हम कंपोजिशन पे आ जाएं तो कंपोजिशन में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो सबसे ज्यादा कंपोज होती है प्रोटीन से। तो प्रोटीन की यहाँ पर परसेंटेज भी ज्यादा होगी, तो 60 टू 80% तक हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंपोज होती है प्रोटीन से। इसके बाद 20 टू 40% वो लिपिड से कंपोज होती है और आगे आ जाए तो 5% जो हमारी मेम्ब्रेन है वो किससे कंपोज होती है, कार्बोहाइड्रेट से। अब हमारे पास ऐसे नहीं है कि प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर अटैच होंगे। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की फॉर्म्स अटैच होती हैं, ठीक है। लिपिड्स की बात की जाए तो लिपिड्स आपके पास फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में अटैच होता है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में लिपिड्स मौजूद होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में यहाँ पर अटैच होता है। जब भी आपके पास लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाता है तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। और जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाएगा तो उस मॉलिक्यूल को बच्चे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। इसके बाद प्रोटीन की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। स्ट्रक्चर पे आ जाए तो सेल मेम्ब्रेन पे काफी वर्क हुआ था, बहुत सारी रिसर्च की गई और कुछ मॉडल्स एक्सप्लेन किए गए। तो आपकी केपीके की बुक में ये रिसर्च और मॉडल मेंशन है, लेकिन फेडरल की बुक में नहीं है। तो जो फेडरल के बच्चे हैं वो इस पॉइंट को जरूर नोट करें। हमने कहा कि जो हमारे पास पहली रिसर्च थी वो गोटर एंड ग्रैंडेड की थी 1925 में। उन्होंने कहा था कि जो मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर्स है लिपिड्स की। उन्होंने जस्ट इतना ही बताया कि लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं और वो 2 लेयर बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन की, इस तरह की स्ट्रक्चर्स है। फिर उसके बाद मजीद रिसर्च हुई। J.F. डेनियल और डेरसन ने 1935 में कहा कि लिपिड्स बाइलेयर है और उसमें प्रोटीन्स के पोर्स प्रेजेंट है। उन्होंने कहा लिपिड्स बाइलेयर, बाइलेयर कहते हैं कि जब 2 लेयर्स आपके पास ऊपर नीचे हो तो उसको हम कहते हैं बाइलेयर, ठीक है। फिर यहाँ पर रॉबर्टसन ने 1959 में एक मॉडल दिया, उसे कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। फिर आपके पास आ जाते हैं एस.जे. सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में एक मॉडल दिया और उसे हमने कहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन किया था एस्टर सिंगर और निकोलसन ने 1972 में, और ये ऐसा मॉडल है जो आज तक वैलिड माना जाता है, और इसी मॉडल की बुनियाद पर हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। हमारी बुक में भी यही मॉडल एक्सप्लेन किया गया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपको क्लियरली और बहुत ही एक्सप्लेन करके सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बताई गई है। अगर हम यहाँ पर मोज़ेक का मतलब देखें तो पैटर्न फॉर्म बाय अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइल्स, स्टोन्स और ग्लास। मोज़ेक का क्या मतलब होता है, यहाँ पर पिक्चर शो की हुई है, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पर डिफरेंट स्टोन्स लगे हुए हैं डिफरेंट अरेंजमेंट्स में, और ये एक मोज़ेक पैटर्न बनाता है। मोज़ेक का मतलब आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी मोज़ेक पैटर्न में होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोज़ेक। फ्लूइड यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन आपके पास क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लूइडी शेप इसकी होती है, फ्लूइड फॉर्म में होती है, इस वजह से हमने इसके साथ यहाँ पर फ्लूइड लगाया है। स्टेटमेंट में आ जाए हम तो सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन आर फ्लोटेड। ये एक ऐसा मॉडल था जिसमें कहा कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स जो है वो सी ऑफ लिपिड्स है और उसके अंदर प्रोटीन्स फ्लोट करें। फ्लोट कहते हैं तैरने को। तो कहा कि लिपिड्स जो है वो सी ऑफ लिपिड्स है, लिपिड्स का दरिया है और उसमें जो प्रोटीन्स है वो तैर रहे हैं। सिंपल सी स्ट्रक्चर है बच्चे, लिपिड्स बाइलेयर है जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड है, प्रोटीन्स जिसमें फ्लोट करें। यहाँ पर ये जो सी और फ्लोट का मतलब लिया हुआ है ना, ये यहाँ पर अगर आप देखें स्टेटमेंट में सी और फ्लोट कहा हुआ है तो वो इसलिए कहा हुआ है बच्चे क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लूइडी फॉर्म में होती है, ठीक है। ये इलास्टिक होती है इस तरह से, और ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल क्या होता है, जो चीज लचकदार होती है, ठीक है। तो ये लचक प्रोड्यूस करती है, इस वजह से हमने कहा कि ये क्या है, फ्लूइडी फॉर्म में होती है, इसलिए यहाँ पर इसमें सी और फ्लोट का वर्ड लिया गया है। अदरवाइज लिपिड बाइलेयर होती है जिसमें आपके पास प्रोटीन्स एम्बेडेड होती है, जिसमें प्रोटीन लगी हुई होती है। अगर पे आ जाए तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर लिया। मजीद आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आप कोई भी बैलून ले लें, उस बैलून में आपके पास जो राउंड वाले होते हैं वो नहीं, जो दूसरे लंबे वाले होते हैं, आपने उस तरह के बैलून लेने हैं। उनमें अगर आपने पानी डाला तो पानी डालने के बाद आप देखेंगे कि उसको जब आप उठाएंगे तो उस तरह से फ्लेक्सिबल हो जाएगी, लचक उसमें आ जाएगी। तो सेम इसी तरह इसकी ऐसी नेचर होती है। लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है, उसमें प्रोटीन्स होती है, लेकिन ये क्या होती है, फ्लूइडी शेप में होती है। तो अब हम आ जाते हैं इसकी जो कंपोनेंट्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। सबसे पहले मैंने कहा कि लिपिड्स की फॉर्म प्रेजेंट होती है फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स हमने कहा कितने में होते हैं, 20 to 40% लिपिड्स होते हैं। तो यहाँ पे लिपिड्स जो है वो फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में होंगे। फॉस्फोलिपिड्स आपके पास कैसे होते हैं, यहाँ पर आपके पास एक हेड होती है और टेल होती है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स मिलकर बनता है फॉस्फेट से और साथ फैटी एसिड से। हेड में क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा और टेल में फैटी एसिड होगा। फॉस्फेट और फैटी एसिड क्या है, ये जब हम आपके नए जो अगला चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल उसमें इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझे कि हेड में क्या होता है, फॉस्फेट हेड होता है, और टेल में क्या है, फैटी एसिड। तो ये जो हेड है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, और टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक को मैंने आपको पैक्टिन और पैक्टिक एसिड को समझाते हुए बताया था। हाइड्रोफिलिक क्या है, वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक क्या है, जो वाटर से दूर भागते हैं, वाटर हेटर्स। तो यहाँ पर हाइड्रो वाटर और फिलिक लविंग, हाइड्रो वाटर और फोबिक हेटिंग। अब यहाँ पर हेड और ये टेल आ गई। टेल पे फोकस करें तो एक आपके पास सीधी लाइन है और एक थोड़ी सी टेढ़ी नजर आ रही है। सीधी मीन्स टू से ये सैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड दूसरी टेल क्या है, अनसैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई हमने कहा कि ये थोड़ी सी टेढ़ी है। ये था हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। इनकी अरेंजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सेल मेम्ब्रेन में ये दिख रहे हैं, ये इस तरह से अरेंज होते हैं। अगर आपके पास कोई भी सेल है, ये सेल है, ठीक है, इस सेल का ये जो थोड़ा सा पार्ट है वो यहाँ पर आपके पास ड्रॉ किया गया है। इस सेल के अंदर का जो फ्लूइड होगा ना उसको हम कहते हैं ICF, ठीक है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो इसके बाहर की फ्लूइड होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। जो बाहर का फ्लूइड है ये सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ा हुआ होगा, इनके दरमियान में क्या होगा, फ्लूइड होगा। अब उसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अंदर वाले फ्लूइड को क्या कहेंगे हम, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये जो बाहर का फ्लूइड है और अंदर भी फ्लूइड है, ठीक है, बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है। हमने कहा कि अब फॉस्फोलिपिड्स कैसे अरेंज होंगे ताकि ये पानी से बच सके। अब हमने कहा इसकी जो टेल्स होती हैं वो क्या है, हाइड्रोफोबिक। टेल्स क्या कर रही है, पानी से दूर भाग रही है, और हेड जो है वो वाटर लविंग है, वो वाटर के पास आएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले फ्लूइड से बचने के लिए यहाँ पर क्या होगी, हेड्स अरेंज होना शुरू हो जाएंगी। अब टेल्स जो है उन्हें पानी से बचना है, तो वो ऊपर वाले पानी से बचने के लिए टेल्स नीचे की तरफ मूव कर जाएंगी और हेड्स को ऊपर कर देंगी, क्योंकि हेड्स क्या है, हाइड्रोफिलिक। अब सेम अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर से भी ऐसा होगा। अंदर क्या होगा कि एक और लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी, इन लेग्स को बचाने के लिए एक और लेयर बन जाएगी, और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे और ये लेग्स साथ आ जाएंगी और हेड नीचे आते जाएंगे। तो इस तरह से ये आपके पास लिपिड फॉस्फोलिपिड्स की लेयर फॉर्म होती है। यहाँ पर
ये हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये अरेंजमेंट इस तरह से आपके पास बन जाती है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रोटीन पे। तो प्रोटीन आपके पास क्या होती है, दो तरह की होती है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं और इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है बच्चे, जो प्रोटीन आपके पास बाहर को लगी हुई होती है, ठीक है, ऐसी प्रोटीन्स जो सिर्फ सरफेस के ऊपर लगी होती है, जो फॉस्फोलिपिड्स की सरफेस के ऊपर लगी होती है, उसको हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं या पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। जबकि ऐसी प्रोटीन जो अंदर तक एम्बेडेड हो, अंदर तक लगी हुई हो, ठीक है, जैसे अंदर तक एंटर हो, जैसे ये एक प्रोटीन है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है और एट द एंड दोनों लेयर्स के अंदर तक एम्बेडेड हो, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, या उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। यहाँ पर ये वाली जो प्रोटीन है जो सिर्फ सरफेस पे लगी हुई है, इनको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो प्रोटीन हमारे पास अंदर पे एम्बेडेड हो, दोनों लेयर्स के अंदर प्रेजेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। इसके अलावा अगर हम इन प्रोटीन्स की अरेंजमेंट की बात करें तो ये सरफेस के ऊपर स्कैटर्ड होती है। स्कैटर्ड का मतलब क्या है, बिखरी हुई होती है। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे तो वहां पर आपको जगह जगह पे प्रोटीन सरफेस पे नजर आएंगी। तो ये क्या होती है, प्रोटीन सरफेस के ऊपर बिखरी हुई होती है। और अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपको इस तरह से नजर आएगी। लाइक आपने अगर कभी समुद्र में आइसबर्ग्स देखे हो, आइसबर्ग्स कहते हैं बर्फ के तोदे आपने देखे हो, अगर समुद्र में कोई भी बर्फ का पहाड़ है तो उस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे। यहाँ पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा। तो सेम इसी तरह अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वो भी आपको इसी तरह नजर आती है। जो प्रोटीन्स है वो इस तरह से लग रहा होगा कि आपके पास ये लेयर्स के अंदर से कुछ पहाड़ सा बना हुआ है, एक आइसबर्ग की तरह ये आपके पास प्रेजेंट होते हैं। कहते हैं हम ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स पे। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हैं, जब भी प्रोटीन के साथ आपके पास कार्बोहाइड्रेट की चेन आके अटैच होगी तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और जब भी ये फॉस्फोलिपिड्स के साथ आपके पास आके कोई भी कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन के साथ यहाँ पर कुछ चेन अटैच है। इस चेन को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और ये पूरा मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह हम बात करें अगर ग्लाइकोलिपिड की तो ये फॉस्फोलिपिड है, इसके साथ क्या अटैच है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट आपके पास यहाँ पर ब्रांच या अनब्रांच ओलिगोसैकेराइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये चेन की फॉर्म में भी होते हैं और ये ब्रांच भी होते हैं और ये अनब्रांच भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फॉस्फोलिपिड्स के साथ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी होते हैं। हमने कहा था लिपिड्स इस फॉर्म में होते हैं दो तरह से, फॉस्फोलिपिड्स में और कोलेस्ट्रॉल में। तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल की जो चेन्स होती है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी इन टेल्स में लगे हुए होते हैं। तो ये आपके पास पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर्स थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। इसके बाद हम कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल आपके पास वो वाली ऑब्जेक्ट्स होती हैं बच्चे, या वो वाली लेयर्स होती हैं जिनको आप हाफ करें या जिनकी स्लाइड्स बनाएं तो वो दोनों हाफ या दोनों स्लाइड्स आपस में सिमेट्रिकल शो करें, जो सेम हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगी तो आपको ये वाली शेप और ये वाली शेप डिफरेंट नजर आएगी। अगर मैं इसको स्लाइड की फॉर्म में कट करूंगी तो ऊपर वाली और नीचे वाली आपको डिफरेंट नजर आएगी। तो ये क्या है, एसिमेट्रिकल है। इनकी दोनों हाथ जो होती हैं दोनों साइड सेम नहीं होती, ऊपर नीचे वाली भी डिफरेंटली होती है, प्रोटीन डिफरेंटली अरेंज होती है। ऊपर वाली लेयर को देखेंगे तो प्रोटीन उसमें डिफरेंटली लगी होंगी, नीचे वाली को देखेंगे तो वो डिफरेंटली लगी होगी। यहाँ पर नीचे जो आपको लाइंस नजर आ रही है ये आपके पास क्या है, साइटोस्केलेटन। तो अब हम आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। पहले हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चार कंपोनेंट्स होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। लिपिड्स में हमने फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का कहा था। फॉस्फोलिपिड तो हमने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन की लेयर्स बना देते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को। फ्लूइडिटी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, फ्लूइड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, आपके पास फ्लेक्सिबल होती है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइडिटी नेचर शो करती है, इसलिए इसकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल करना, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो यहाँ पर होमोस्टेसिस का काम करता है। होमोस्टेसिस क्या करता है कि ये वाटर को, ये फ्लूइडिटी को सेल मेम्ब्रेन की मेंटेन करता है। यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर को। अगर सेल मेम्ब्रेन में अगर सेल का टेम्परेचर ज्यादा है तो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो ज्यादा होगी। अगर यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो फ्लूइडिटी कम होगी। इसको आप इस तरह से समझें कि कोई भी रूम है, रूम में बहुत सारे लोग हैं,
5-6 बंदे भी हैं और रूम में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वो बंदे आपस से दूर दूर होना स्टार्ट कर लेंगे। गर्मियों में लोग जो है ज्यादा करीब करीब जुड़ के नहीं रहते, वो दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, ताकि गर्मी जो है कम लगे। जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है एक दूसरे से, तो वो कम हो, और एक दूसरे से जो है फासला रखते हैं ताकि गर्मी ना लगे। सेम इसी तरह ये फॉस्फोलिपिड्स भी हैं, जो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर होना स्टार्ट कर देंगे, जिस वजह से फ्लूइडिटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। जबकि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, सर्दियों में आपने देखा होगा कि जो भी लोग होंगे, अगर वो रूम में है, सर्दी है, तो वो आपस में जुड़ के बैठेंगे ताकि उनको सर्दी ना लगे। सेम इसी तरह से ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये भी कम टेम्परेचर में एक दूसरे के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर अगर ये जुड़ जाएंगे तो फ्लूइडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब हम यहाँ पे दूसरा फैक्टर है फैटी एसिड। मैंने कहा था कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स है, इसके हेड में आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, जबकि टेल में फैटी एसिड लगे होते हैं। तो फैटी एसिड क्या है, जब अगर यहाँ पर फैटी एसिड अनसैचुरेटेड है तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर मैंने कहा था अनसैचुरेटेड होंगे फैटी एसिड, तो आपके पास ये जो लेग्स हैं ये टेढ़ी होंगी। अगर कोई भी पर्सन आपके साथ खड़ा है, आपने अपनी लेग्स टेढ़ी की हुई है, तो उसको आपके साथ जुड़ने की स्पेस नहीं मिलेगी, वो आपसे फासले पर रहेगा। तो सेम इसी तरह से जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ पर ज्यादा होंगे, लेग्स अनसैचुरेटेड लेग जो है वो अनसैचुरेटेड होंगी, तो यहाँ पर फ्लूइडिटी ज्यादा होगी क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स दूर दूर होंगे। सेम अगर यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो यहाँ पर लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगी और फॉस्फोलिपिड्स आपस में जुड़े हुए होंगे, तो यहाँ पर फ्लूइडिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर जब हमारे पास अनसैचुरेटेड नेचर होगी तो फ्लूइडिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ पर फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम कंट्रोल पे आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कैसे कंट्रोल करता है इन दो डिपेंडेंट्स को। ये जो फैक्टर्स हैं, इनको कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल करता है। तो हमने कहा कि कंट्रोल फ्लूइडिटी बाय अटैचिंग विद टेल। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है, यहाँ पे मैंने आपको मेम्ब्रेन के अंदर भी बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेग्स के साथ यहाँ पर अटैच होता है। तो ये अटैच क्यों होता है, ताकि ये इन दो फैक्टर्स को कंट्रोल कर सके। अगर हमारे पास फ्लूइडिटी ज्यादा होगी सेल मेम्ब्रेन की, फिर भी मसला है। अगर हमारे पास फ्लूइडिटी कम होगी तो फिर भी मसला है। तो मेंटेन करना जरूरी है। मेंटेनेंस के लिए, होम्योस्टेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ पर हमने फिर कहा कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये इन लेग्स के साथ प्रेजेंट होता है। अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर इनकी लेग्स के साथ प्रेजेंट हो जाएगा और इन लेग्स को जोड़ के रखेगा ताकि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर ना हो। और अगर हमारे पास टेम्परेचर कम है तो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा होके अटैच हो जाएगा ताकि ये दो मॉलिक्यूल आपस में थोड़े से दूर दूर हो जाए। तो ये कोलेस्ट्रॉल का ये बेसिकली क्या है, फंक्शन है कि वो क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्लूइडिटी को। अब हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन के क्या फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो मैंने कहा था दो तरह की प्रोटीन होती हैं, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन सी होती है, जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो आपके पास सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और इंट्रिंसिक क्या होती है, जो अंदर की तरफ एम्बेडेड होती है। अब जो हमारे पास बेसिकली ये जो सरफेस वाली प्रोटीन होती हैं, मेन अगर फंक्शन को डिस्कस करें प्रोटीन के, तो ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है ये रिसेप्टर का काम करती है, ठीक है। रिसेप्टर्स करती है, कोई भी अगर सिग्नल सेल में आ रहा होता है तो उसको रिसेप्ट करती है और सेल के अंदर इन्फॉर्म करती है। जबकि आपके पास इंट्रिंसिक प्रोटीन्स चैनल का काम करती हैं, ये आयंस को या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर भिजवाती है। तो ये मेन फंक्शन है, डिटेल के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चैनल प्रोटीन होती है और कैरियर प्रोटीन होती है। चैनल प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो चैनल प्रोवाइड करती है, किसी भी चीज को सेल के अंदर जाना है। आपके पास यहाँ पर जो सिंपलर गैसेस वगैरह होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो इजिली यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। वो इजिली यहाँ से क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएगी। लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो यहाँ से इजिली ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनको ट्रांसफर होने के लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ये पोलर है, हेड पोलर है, और ये क्या है, जो टेल्स है ये नॉन पोलर है। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नहीं ट्रांसफर हो सकते, तो उनको क्या करती है, प्रोटीन्स चैनल प्रोवाइड करती है, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स के अंदर से चैनल होते हैं और उन चैनल से वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अंदर और बाहर ट्रांसफर होते हैं। और अब हम आ जाते हैं कैरियर प्रोटीन्स पे। तो कैरियर प्रोटीन्स क्या होती है कि वो मॉलिक्यूल को कैरी करती है, मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाती है और मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो कुछ प्रोटीन चैनल प्रोटीन होती है और कुछ क्या होती है, कैरियर प्रोटीन। लाइक ये मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा और सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ इस तरह की प्रोटीन होती है। अब हम आ जाते हैं एंजाइमेटिक प्रोटीन पे। एंजाइमेटिक प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो एंजाइमेटिक फंक्शंस करती है और वो डायरेक्टली मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल कोई भी सिग्नल है वो आपकी मेम्ब्रेन में आता है, सबसे पहले यहाँ पर मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, इनको सिग्नल मिलते हैं, कोई भी मैसेज मिलता है, तो वो क्या होता है, आपके पास फर्स्ट मैसेंजर होता है जो क्या करता है, मैसेज को लेकर आता है। उसके बाद सेल के अंदर मैसेज को ले
जाने के लिए सेकंड मैसेंजर का बनना जरूरी होता है। तो वो क्या करती है कि आपके पास एक प्रोटीन होती है एडिनाइलेट साइक्लेज, ठीक है। इसका क्या काम होता है कि ये एटीपी को कन्वर्ट कर देती है साइक्लिक एएमपी में, और साइक्लिक एएमपी बेसिकली क्या है, सेकंड मैसेंजर है। ये सेकंड मैसेंजर होता है जो आपके मैसेज को फर्दर सेल में लेके जाता है। यहाँ पर क्या परफॉर्म हुआ है, मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म हुआ है, एटी कन्वर्ट हो गया साइक्लिक एएमपी में। तो ये प्रोटीन्स कुछ ऐसी होती है जो इस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स पे। तो कुछ प्रोटीन्स आपके पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होती हैं। Some proteins are receptor site and have specific shape. कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जिनकी स्पेसिफिक शेप होती है और वो रिसेप्टर साइट्स होती है। यहाँ पर किसी भी सेल में अगर आपके पास कोई भी हार्मोन है, ठीक है, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी में, अगर किसी भी हार्मोन ने जाके आपके स्पेसिफिक सेल पे टारगेट करना है तो वहां पर उसको स्पेसिफिक तरह का रिसेप्टर मिलेगा, उस पे जाकर वो बाइंड करेगा। तो हमारे पास ये जो कुछ प्रोटीन्स होती हैं उनकी स्पेसिफिक शेप होती है और वो क्या एक्ट करते हैं एज ए रिसेप्टर मॉलिक्यूल। सरफेस के ऊपर वो क्या एक्ट करते हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल, जिसके ऊपर आकर स्पेसिफिक हार्मोन एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपके पास सेल है, इस सेल के ऊपर स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन्स लगेंगी, ठीक है। ये स्पेसिफिक किस्म की जो प्रोटीन्स होंगी ये रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करेंगी। किसी भी हार्मोन ने आके अगर स्पेसिफिक सेल पे टारगेट करना है तो इनकी शेप उस तरह से होगी कि हार्मोन जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि मैंने इसी सेल पे जाके टारगेट मुझे होना है। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स जो है वो क्या करती है, रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करती है फॉर हार्मोन्स वगैरह, इन सब के लिए क्या करती है, रिसेप्टर प्रोवाइड करती है। फिर हम आ जाते हैं एंटीजन पे। तो बहुत सारी जो प्रोटीन्स हैं वो एंटीजन का काम भी करती हैं। बहुत सारी प्रोटीन्स एंटीजन है। एंटीजन क्या होता है, यानी कि हर सेल का स्पेसिफिक एंटीजन होता है जिससे आपका इम्यून सिस्टम, जो आपका डिफेंस सिस्टम है, वो उनको आइडेंटिफाई करता है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है तो आपके इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि इसके ऊपर जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी का नहीं है, तो वो उसको क्या कर लेता है, किल कर लेता है। तो स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं आपके सेल्स पे ताकि जो इम्यून सिस्टम है वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये आपकी बॉडी का ही सेल है। अब हम आ जाते हैं रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। मैंने क्या कहा था, ग्लाइकोलिपिड्स वो होते हैं जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन्स जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है बेटा, कि ये जो है ये सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं। इसके अलावा इनको टैग्स भी कह सकते हैं, इनकी ही वजह से हम किसी भी सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनकी आइडेंटिफिकेशन हम किसी भी सेल की कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है इन्वॉल्व होते हैं दूसरे सेल को उस स्पेसिफिक सेल के साथ कनेक्ट करने में। मैंने कहा था कि सेल मिलते हैं, कंपोज होते हैं और टिश्यू बनते हैं। तो सेम सेल मिलते हैं, सेम सेल किस तरह मिलते हैं, जब एक सेल दूसरे सेल को आइडेंटिफाई करता है। वो आइडेंटिफाई कैसे करता है, इनके ऊपर जो है वो सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं। इस तरह से मार्कर्स होते हैं, ये चेन होती है, ये अरेंज होती है इस तरह की फॉर्म में कि दूसरा सेल इसको आइडेंटिफाई करता है और इसके साथ कनेक्ट होता है। पहला पॉइंट क्या था कि ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है, सेल सरफेस मार्कर्स हैं, ठीक है। हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी शॉप पे जाते हैं तो आपको उस शॉप की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, जब उस शॉप के ऊपर का आप नेम टैग देखते हैं। तो इसी तरह सेल्स के ऊपर भी नेम टैगिंग होती है, सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं जिसकी वजह से सेल आइडेंटिफाई होते हैं। ये जो तीनों मिलकर, मैंने कहा था प्रोटीन कुछ एंटीजन्स होती हैं, कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स होती हैं, और ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं। तो ये तीनों मिलकर आइडेंटिफाई कराती हैं सेल को। फॉर एग्जांपल कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब इंटर करता है तो उनकी एंटीजन, उनके सरफेस मार्कर्स जो है, उनके सेल सरफेस मार्कर्स जो उनकी जो एंटीजन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और उन्हें ये पता चल जाता है कि ये जो स्पेसिफिक सेल है ये हमारी बॉडी का नहीं है, और वो उसको किल कर देते हैं। तो सेम हमारी बॉडी में जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं उन पे क्या होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सेल सरफेस मार्कर्स और ये एंटीजन्स लगाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे। तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन सबसे पहले तो ये क्या है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल है तो मतलब ये जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको अलाउ करेगा कि वो अंदर इंटर हो, और जितने भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं आपके सेल के अंदर उनको क्या कर लेगा, एक्सक्रीट कर लेगा। इसके अलावा ये सिक्रीट करता है यूजफुल सब्सटेंस। एक्सक्रीट और सिक्रीट में ये फर्क है कि एक्सक्रीट तब लगाते हैं जब कोई भी वेस्ट सब्सटेंस बाहर जाता है, और सिक्रीट तब लगाते हैं जब किसी को कोई यूजफुल सब्सटेंस दूसरे सेल को चाहिए और ये वाला सेल उस सब्सटेंस को सिक्रीट कर लेता है, बाहर निकालता है उसको, उसके लिए हम लगाते हैं सिक्रीट। तो यहाँ पर ये क्या करता है, अगर किसी सेल को यूजफुल सब्सटेंस चाहिए तो ये सिक्रीट करता है यूजफुल सब्सटेंस। इसके बाद हमने कहा कि ये यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्लूकोज, वाटर मॉलिक्यूल, ये इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन जो सब्सटेंस, ये जो आयंस हैं वो ट्रांसफर नहीं हो सकते, उनके लिए स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं। उन चैनल से आयंस या कोई भी मटेरियल जो यहाँ फॉस्फोलिपिड से ट्रांसफर नहीं होता वो क्या होता है, इजीली ट्रांसफर होता है। चार तरीकों से, ये चार मेथड से आपके पास ये जो भी यूजफुल सब्सटेंस है वो एक्सचेंज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर।
सबसे पहले आ जाता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। ये 4 प्रोसेस है जिनके थ्रू हमारे पास एक्सचेंज ऑफ मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है। ठीक है, डिफ्यूजन हम कहते हैं कि जब हमारे पास मॉलिक्यूल मूव करे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसको आप ऐसे समझे कि आप रूम के एक कोने में परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद सारे रूम में सेपरेट हो जाती है। तो इट्स मीन दैट कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जाते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल को अंदर आना है और उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है तो वो इजीली डिफ्यूजन के थ्रू बाहर से अंदर आ जाती है। ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चे कि आपके पास जहां पर कम सोल्यूट होगा, लो सोल्यूट होगा, वहां से वाटर मूव करेगा हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ पर अगर वाटर ज्यादा है और सोल्यूट कम है, और यहाँ पर अगर वाटर जो है वो कम है और सोल्यूट ज्यादा है, तो वाटर जो है यहाँ से मूव करेगा बाहर की तरफ और यहाँ पर आपका जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर इसको ऑपोजिट कर ले तो अगर यहाँ पर आपके पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, और वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, जबकि यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी। तो हमने कहा ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मेम्ब्रेन से वाटर वहां पे मूव करता है जहां पर कंसंट्रेशन हाई होगी। तो हमने कहा यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है तो वाटर जो बाहर था वो अंदर आना स्टार्ट कर लेगा। और ये जो प्रोसेस है इन पे एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ कंसेप्ट दिया जा रहा है। ठीक है, आगे इसको हम डिटेल में भी मजीद जो चैप्टर्स हैं इनमें इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिर हम आ जाते हैं एक्सोसाइटोसिस पे। तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल जो है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करता है। किस तरह से करता है कि कोई भी सेल है उसे अगर अपना एक्स्ट्रा कोई भी प्रोडक्ट सीक्रेट करना है तो वो यहाँ पर कुछ वेसिकल्स बनाना स्टार्ट कर देती है मेम्ब्रेन, और यहाँ पर उसका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो वेसिकल की फॉर्म में बाहर चला जाता है। सेम एंडोसाइटोसिस में अगर किसी सेल को कोई मटेरियल चाहिए तो वो मटेरियल यहाँ पे आकर सेल की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता वेसिकल बनना स्टार्ट होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता सेल के अंदर आ जाता है। सेम हमारे पास एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस आ जाते हैं। एंडोसाइटोसिस में भी आगे 2 फॉर्म्स होती हैं, लाइक पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। अगर सेल किसी सॉलिड मटेरियल को अंदर यूजफुल मटेरियल को अंदर एंटर करवा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। और अगर सेल कोई फ्लूइड को अंदर एंटर करवा रहा है, अंदर ड्रिंक कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो ये था आपके पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हमने प्रॉपर्ली और डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।